हे गाइस, वेलकम टू द जीएस पोर्टल। आज का टॉपिक है हम लोगों का महाजनपद काल और मगध साम्राज्य। आज हम लोग ये दोनों टॉपिक देखेंगे, वो भी इसी वीडियो के अंदर। दोनों टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट देख लेते हैं हम लोग महाजनपद। दोस्तों, फर्स्ट पॉइंट है हमारा महाजनपद का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ दिया गया है। तो महाजनपद का उल्लेख सर्वप्रथम दिया गया है अंगुत्तर निकाय, जो कि एक बौद्ध ग्रंथ है, और दूसरा भगवती सूत्र, जो कि एक जैन साहित्य है। और नेक्स्ट देखते हैं महाजनपद का उदय कब हुआ। दोस्तों, इसका उदय हुआ 6वीं शताब्दी में, जब दूसरी नगरीय क्रांति हुई थी। जो फर्स्ट नगर मिला था वो मिला था कौशाम्बी, जिसे हम लोगों ने देखा था वैदिक सभ्यता में। और इनमें से मगध आगे चलकर एक बड़ा साम्राज्य बना। तो हम लोग महाजनपद भी देखेंगे और मगध साम्राज्य भी देखेंगे। तो दोस्तों, कुल महाजनपद की संख्या थी 16। तो उसमें से पहला था अंग की राजधानी थी चंपा, और वर्तमान में ये जगह अवस्थित है भागलपुर और मुंगेर में, जो कि बिहार में है। यहाँ का शासक था ब्रह्मदत्त, और इसे बिंबिसार ने इसे मगध में मिला लिया था। इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है दोस्तों मगध। इसकी राजधानी थी गिरिब्रज या राजगिरी, जो कि पटना या गया के आसपास में अवस्थित है, बिहार में। और यहाँ का सबसे प्राचीन वंश था हर्यक वंश। नेक्स्ट है दोस्तों काशी। यहाँ की राजधानी थी वाराणसी, जो कि अवस्थित है यूपी में, यानी उत्तर प्रदेश में। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये था वरुणा और अस्सी नदी के बीच था, इसलिए इसका नाम पड़ा था वाराणसी। नेक्स्ट दोस्तों वत्स। इसकी राजधानी थी कौशाम्बी, और ये कहाँ पे अवस्थित है अभी? ये अवस्थित है इलाहाबाद, जो कि उत्तर प्रदेश में है। यहाँ का इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अवंती महाजनपद ने वत्स को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। नेक्स्ट दोस्तों वज्जी, जिसकी राजधानी थी वैशाली, विदेह या मिथिला, जो कि वर्तमान में अवस्थित है मुजफ्फरपुर और दरभंगा में, जो कि बिहार राज्य में है। नेक्स्ट है दोस्तों, यह 8 राज्यों का संघ था, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यह एक गणतंत्र महाजनपद था। इसका प्रमुख संघ था लिच्छवी, जिसकी राजधानी थी वैशाली। नेक्स्ट दोस्तों कौशल। यहाँ की राजधानी थी श्रावस्ती, जो कि वर्तमान में अवस्थित है फैजाबाद, उत्तर प्रदेश में। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट इस प्रकार है, उत्तर कौशल की राजधानी थी दोस्तों श्रावस्ती, और दक्षिणी कौशल की राजधानी थी कुशावती। यहाँ का राजा कौन था? यहाँ का राजा था प्रसेनजीत। नेक्स्ट दोस्तों अवंती। यहाँ की राजधानी थी उज्जैन या महिष्मती, जो कि वर्तमान में अवस्थित है मालवा, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों उत्तरी अवंती की राजधानी थी उज्जैन, और दक्षिणी अवंती की राजधानी थी महिष्मती। अब नेक्स्ट है दोस्तों मगध के शासक शिशुनाग ने इसे मगध में मिला लिया था। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों मल महाजनपद। इसकी राजधानी थी दोस्तों कुशावती, और ये अवस्थित कहाँ है? ये अवस्थित है गोरखपुर, देवरिया, उत्तर प्रदेश में। यह भी एक गणतंत्र महाजनपद था। नेक्स्ट महाजनपद है दोस्तों पांचाल, जिसकी राजधानी थी अहिच्छत्र या काम्पिल्य, जो कि अवस्थित है बरेली या बदायूं, फर्रुखाबाद। अब दोस्तों उत्तरी पांचाल की राजधानी थी अहिच्छत्र, जो कि बरेली में अवस्थित है, और दक्षिणी पांचाल की राजधानी थी काम्पिल्य। नेक्स्ट दोस्तों चेदी महाजनपद। इसकी राजधानी थी शक्तिमती, जो कि अवस्थित है बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है दोस्तों कुरु। यहाँ की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ, जो कि अवस्थित है दिल्ली, मेरठ और हरियाणा के आसपास। अब दोस्तों एक पॉइंट यहाँ देख लेते हैं हम लोग, दिल्ली का प्राचीन नाम था योगिनीपुर। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों मत्स्य महाजनपद। इसकी राजधानी थी विराटनगर, और यह अवस्थित है जयपुर में, राजस्थान। नेक्स्ट है दोस्तों कंबोज महाजनपद। इसकी राजधानी थी हाटक या राजपुर,
और ये वर्तमान में अवस्थित है राजौरी एवं हजारा उत्तर प्रदेश में। और ये कंबोज किस लिए फेमस था? तो दोस्तों कंबोज फेमस था घोड़ों के लिए। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों सूरसेन। यहाँ की राजधानी थी मथुरा जो कि उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। नेक्स्ट महाजनपद है दोस्तों अस्मक। यहाँ की राजधानी थी दोस्तों पोतली या पोतन जो कि अवस्थित है गोदावरी क्षेत्र में दक्षिण भारत में। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये पूछ देता है कभी कभी दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद कौन था? तो वो था अस्मक, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट और लास्ट महाजनपद है हमारा गांधार महाजनपद। यहाँ की राजधानी थी तक्षशिला और यह अवस्थित था रावलपिंडी एवं पेशावर में पाकिस्तान। यहाँ का दोस्तों इम्पोर्टेंट पॉइंट है पाणिनि जो कि एक व्याकरण के आचार्य थे वो यहीं के निवासी थे। चलिए दोस्तों हम लोगों ने महाजनपद देख लिया। अब देखते हैं मगध साम्राज्य, क्योंकि इन 16 महाजनपदों में से सबसे बड़ा और विशाल साम्राज्य स्थापित किया वो था मगध साम्राज्य का। ये है हमारा मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य का सबसे प्राचीन वंश जिसने मगध का स्थापना किया वो थे बृहद्रथ और इसके पिता का नाम था वसु। दोस्तों इसका कोई प्रामाणिक साक्ष्य नहीं मिला है इसलिए यह इतना इम्पोर्टेंट नहीं बनता है, लेकिन कभी कभी एग्जाम में एक दो क्वेश्चन इससे पूछ देते हैं, इसलिए मैंने इसका थोड़ा सा जिक्र कर दिया है। अब देख लेते हैं इसकी राजधानी क्या थी। इसकी राजधानी थी गिरिब्रज। बृहद्रथ का पुत्र था जरासंध और जरासंध का पुत्र था सहदेव और सहदेव का पुत्र था रुपुंजय। रुपुंजय इस वंश का अंतिम राजा था। इसके बाद राजा बना बिंबिसार। तो दोस्तों फर्स्ट वंश है मगध साम्राज्य का, वो है हर्यक वंश। अगर आपसे एग्जाम में पूछेगा मगध साम्राज्य का प्रथम वंश कौन था तो आप लोग मारिएगा हर्यक वंश। और इसका स्थापना किया था बिंबिसार ने। कब किया था? तो 544 ईसा पूर्व में। इस वंश को दोस्तों पितृहंता वंश कहा जाता है क्योंकि इनके जो भी पुत्र हुए उन लोगों ने अपने पिता की हत्या की। दोस्तों चलिए पहले बिंबिसार के बारे में कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं हम लोग। बिंबिसार ने अंग जीता किससे? ब्रह्मदत्त से। और इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? तो इसने अपनी राजधानी बनाई राजगिरी में। इसको बिंबिसार को सैनिक कहा जाता था। सैनिक मतलब होता है सेना रखने वाला। अब नेक्स्ट है दोस्तों इसने 3 शादियाँ की। इसकी पहली पत्नी थी कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकोसला और इस प्रकार उसको काशी दहेज में मिल गई। और इसकी दूसरी पत्नी थी वो थी वैशाली के चेतक की पुत्री थी चेलना और ये अजातशत्रु की माता भी थी। नेक्स्ट है दोस्तों तीसरी पत्नी थी इसकी मद्र जो कि पंजाब का इलाका था की राजकुमारी क्षेमा से। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है इसका राज्य वैद्य था जीवक। इसने अपना राजवैद्य जीवक को भेजा महात्मा बुद्ध एवं अवंती राजा प्रद्योत के पास जब ये दोनों बीमार पड़े थे। नेक्स्ट राजा है दोस्तों अजातशत्रु। ये राजा कब बना? ये राजा बना 493 ईसा पूर्व में 493 BC। इसका दूसरा नाम था कुनिक। ये जैन धर्म का फॉलोअर था, जैन अनुयायी था। इसने अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी, इसलिए तो मैंने आपको पढ़ाया ये वंश था पितृहंता वंश। नेक्स्ट है दोस्तों इसने राजगीर को किले से घिरवाया। क्यों घिरवाया? अवंती के खतरे के कारण। अवंती जो महाजनपद थी उससे इसको खतरा था, इसलिए इसने अपनी राजधानी को किले से घिरवाया। अब नेक्स्ट देख लेते हैं इसने क्या क्या जीता। इसने जीता दोस्तों कौशल जीता, लिच्छवी वैशाली जीता। इसमें इसका सहयोग किया था इसका मंत्री वरसकार ने। और दोस्तों ये भी पूछ देता है कि वैशाली के खिलाफ इसने महाशिलाकंटक एवं रथ मूसल हथियार का प्रयोग किया था। और नेक्स्ट पॉइंट और जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, राजगिरी में इसने प्रथम बौद्ध संगति करवाया था, जो कि मैंने आपको पढ़ा दिया है। नेक्स्ट राजा है दोस्तों उदयीन। ये राजा कब बना? ये राजा बना 461 ईसा पूर्व में। इसने पाटलीग्राम की स्थापना की जो वर्तमान में पटना है। इसकी स्थापना किसने की थी? तो वो की थी उदयीन ने, एवं उसको अपनी राजधानी भी बनाई। ये भी जैन अनुयायी था।
इसने भी अपने पिता अजातशत्रु की हत्या की थी। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और नहीं बनता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसका पुत्र था नागदशक, जो कि हर्यक वंश का अंतिम शासक था और एक अयोग्य शासक था। इसका अमात्य था शिशुनाग। अमात्य मतलब होता है दोस्तों मंत्री। इसके मंत्री शिशुनाग ने इसकी हत्या कर दी और फिर मगध पे एक नए राजवंश की स्थापना हुई जिसका नाम था शिशुनाग वंश। अब दोस्तों नेक्स्ट राजवंश है हमारा शिशुनाग वंश। सॉरी, यहाँ नागदशक नहीं होगा, यहाँ शिशुनाग होगा। नागदशक तो यहाँ ऑलरेडी मर चुका है। शिशुनाग तो फर्स्ट राजा था इसका शिशुनाग, जो राजा बना था 412 ईसा पूर्व में। इसने अपनी राजधानी बनाई थी वैशाली और ये नागदशक का अमात्य मतलब मंत्री था। इसी ने नागदशक की हत्या करके शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, यह जीता था अवंती और वत्स। यह जीत के इसने मगध में मिलाया था। नेक्स्ट राजा था दोस्तों कालाशोक। इसने अपनी राजधानी को वापस पाटलिपुत्र ले गया था। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, वैशाली में दूसरी बौद्ध संगति कालाशोक के काल में हुआ था। और नेक्स्ट और लास्ट है इस राजवंश का राजा नंदीवर्धन, जो कि अंतिम राजा था। इसकी हत्या कर दी थी महापद्मनंद ने और मगध पे एक नए राजवंश की स्थापना की जो कि था नंद वंश। नेक्स्ट राजवंश है दोस्तों नंदवंश। इसकी स्थापना की थी महापद्मनंद ने। इसको दोस्तों उग्रसेन कहा जाता था। उग्रसेन मतलब भयानक सेना का। इसके पास भयानक सेना थी और इसकी उपाधि थी सर्व छत्रांतक और एक रात की उपाधि। एक रात की उपाधि इसने तब प्राप्त की जब यह कलिंग विजय किया था। दोस्तों एग्जाम में ये भी पूछता है कलिंग को सर्वप्रथम मगध के किस राजा ने जीता, तो वो होगा महापद्मनंद ने। आप लोग अशोक मत मार दीजिएगा। इसने कलिंग को मगध में मिलाया और वहाँ से जिन की मूर्ति लेके आया था। इस वंश का अंतिम राजा था दोस्तों घनानंद, जिसको अग्रमीज या जैंद्रमीज भी बोलते हैं। इसको हराया था मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने। और चंद्रगुप्त मौर्य की मदद किसने की, तो कि कश्मीर के राजा प्रवर्तक ने और चाणक्य ने, जिनका नाम विष्णुगुप्त या कौटिल्य भी था। तो दोस्तों हमने मगध साम्राज्य के जितने भी राजवंश थे हम लोगों ने देख लिया। इसके बाद स्थापना होती है मौर्य वंश की, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा दोस्तों मौर्य वंश। तो नेक्स्ट टॉपिक से पहले दोस्तों थोड़ा सा सिकंदर के बारे में हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि जब मगध में नंद वंश के अंतिम राजा घनानंद राज कर रहा था, उसी समय में सिकंदर ने भारत पे आक्रमण किया था। तो चलिए सिकंदर के बारे में हम लोग कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। सिकंदर का दोस्तों जन्म हुआ था 356 ईसा पूर्व में, 356 BC। और इसके पिता का नाम था फिलिप द्वितीय, जो कि मकदूनिया का शासक था। अब देखते हैं दोस्तों सिकंदर के गुरु का क्या नाम था। सिकंदर के गुरु का नाम था अरस्तु और अरस्तु के गुरु का नाम था प्लेटो और प्लेटो के गुरु का नाम था सुकरात। ये सब कभी कभी पूछ देता है, लेकिन ये तो आप याद रखिए कि सिकंदर के गुरु का नाम क्या था, तो वो था अरस्तु। नेक्स्ट दोस्तों सिकंदर ने एशिया माइनर, जो कि अवस्थित है तुर्की में, वहाँ से होके इराक ईरान जीतकर 327 से 326 ईसा पूर्व मतलब 327 से लेके 326 BC में खैबर दर्रा पार करके भारत पे आक्रमण किया था। दोस्तों सिकंदर को विश्व विजेता कहा जाता था, क्योंकि उस समय जितने भी ज्ञात देश थे उन सभी को इसने जीत लिया था, इसलिए। अब नेक्स्ट है दोस्तों, पहला युद्ध इसने किसके खिलाफ किया। पहला आक्रमण इसने किया था तक्षशिला के राजा आम्भिक के खिलाफ, जो कि आसानी से हार मान गया था। पर दोस्तों दूसरा युद्ध था जो कि इम्पोर्टेंट है, ये था पोरस के विरुद्ध। इसको हम लोग हाइडेस्पिच का युद्ध बोलते हैं, जो कि हुआ था झेलम या बितास्ता नदी के किनारे। इस युद्ध में दोस्तों पोरस हार तो गया था, लेकिन यह बहुत ही बहादुरी से लड़ा था।
जिसके कारण सिकंदर बहुत खुश हुआ था, इसको वापस राजा भी बना दिया था और इसने सिकंदर का आगे के अभियान में साथ भी दिया था। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, सिकंदर की सेना व्यास या बिपाशा नदी पार करने से इनकार कर दी थी, जिसके कारण इसको भारत से वापस लौटना पड़ा। यह भारत पे आक्रमण तो कर दिया था, लेकिन यह व्यास नदी के इस पार नहीं आ पाया था। भारत से ये लौटा दोस्तों 19 माह के बाद। 326 से 325 ईसा पूर्व तक यह भारत में रहा था। इसकी मृत्यु हो गई थी दोस्तों 323 ईसा पूर्व में। कहाँ पे? तो बेबीलोन में। अब दोस्तों नेक्स्ट कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। भारत में स्थापित यूनानी उपनिवेश, पहला था सिकंदरिया, जो कि इसने स्थापित किया था काबुल में। आधुनिक नाम है उसका बेलग्राम। नेक्स्ट था झेलम नदी के किनारे, जहां उसका घोड़ा बौके फैला मरा था। नेक्स्ट दोस्तों निकाइया, जहां पोरस के साथ युद्ध हुआ था। तो यह 3 उपनिवेश उसने स्थापित की थी भारत में। नेक्स्ट है एरियन, जो कि एक यूनानी इतिहासकार हैं। नेक्स्ट दोस्तों सिकंदर का जल सेनापति, इसका नाम था निर्याकस। सिकंदर ने इसे सिंधु नदी के मुहाने से फरात नदी के मुहाने तक समुद्र तट का पता लगाने के लिए भेजा था। अब नेक्स्ट दोस्तों इसका स्थल सेनापति, वो था सेलुकस निकेटर। तो दोस्तों इस प्रकार हमारा आज का सेशन कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्दी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।